यूएफसी लंदन एक काफी बोरिंग कार्ड निकला जहां पर मोस्ट ऑफ द फाइट्स में डिसीजन आता है और यहाँ के प्रीलिम कार्ड की कपल ऑफ फाइट्स में हम रॉबरीज को भी देखते हैं। मॉली मैकन अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर देती है और पूजा तोमर की बात करें तो शोना बेनेन पूजा तोमर को सबमिट कर देती है। ऑल्सो मैंने नोटिस किया कि क्योंकि गुरम कुटलासे के कॉर्नर पर हमजा चिमाएव, इलिया टुपोरिया और अलेक्जेंड्रे टुपोरिया थे, तो यहाँ पर गुरम का काफी मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो इतने हाई टैलेंटेड कॉर्नर के साथ भी फाइट को विन कैसे नहीं कर पाया। को मेन इवेंट यान ब्लोविच वर्सेस कार्लोस अल्बर्ग की फाइट एक बहुत ज्यादा क्लोज गई थी, पर इस फाइट में लेग किक्स और जैब्स के अलावा कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं है। वेरस मेन इवेंट की बात करें तो शॉन ब्रेडी से हम यहाँ पर वन साइडेड डोमिनेशन देखते हैं और ये काफी शॉकिंग है कि लियोन एडवर्ड्स के पास कोई भी आंसर नहीं था कि वो कैसे शॉन ब्रेडी के टेकडाउन्स को डिफेंड करे। तो नॉट एट ऑल अ गुड कार्ड। और अब डायरेक्टली अगर रिकैप की बात करें तो स्टार्ट करते हैं मेन इवेंट फाइट से, जहां पर शॉन ब्रेडी लियोन एडवर्ड्स को सबमिट कर देता है। वन साइडेड डोमिनेशन। लियोन एडवर्ड्स के पास कोई भी आंसर नहीं था कि वो कैसे शॉन ब्रेडी को काउंटर करे। ग्राउंड गेम में तो भूल ही जाओ, बट राउंड 1 में जब हम स्ट्राइकिंग को भी देखते हैं तो तब भी शॉन ब्रेडी ने लियोन को आउट स्ट्राइक कर दिया था। फॉर श्योर यहाँ पर लियोन एडवर्ड्स को अपनी बिलाल मोहम्मद की फाइट के फ्लैशबैक्स आए होंगे, बट यहाँ पर तो ये फाइट डिसीजन तक भी नहीं जाती है और मुझे तो लगता है कि लियोन एडवर्ड्स ने और भी ज्यादा वर्स्ट परफॉर्म किया है। पहले राउंड में शॉन ब्रेडी लियोन एडवर्ड्स को आउट स्ट्राइक करता है और फिर राउंड 2 में बहुत ही इजीली उसे ग्राउंड में लेके जाने के बाद उसे कंप्लीट डोमिनेट करता है। और यहां पर अगर हम लियोन एडवर्ड्स की सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स को देखें तो यहां पर लियोन एडवर्ड्स की 0 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स हैं। राउंड 3 भी सेम जाता है, जहां पर लियोन एडवर्ड्स ट्राई करता है शॉन ब्रेडी के टेकडाउन्स को डिफेंड करने का, बट यहां पर शॉन ब्रेडी बहुत अच्छे से लेवल को एक्सचेंज कर रहा था। वो अपने पंचेस के बाद एकदम से टेकडाउन को शूट कर रहा था और मोस्ट ऑफ द टाइम उसे इन टेकडाउन्स में सक्सेस मिली और फिर से फाइट ग्राउंड में चले जा रही थी। और ग्राउंड में तो मान के चलो कि लियोन का ऐसा लग रहा था कि उसे जरा भी रेसलिंग आती ही नहीं है। अब राउंड 4 की बात करें, जहां पर शॉन ब्रेडी ने लियोन एडवर्ड्स को फिनिश किया है, तो ये राउंड स्टार्ट होने से पहले अगर हम शॉन ब्रेडी के कॉर्नर को सुने तो वो उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसने बहुत ज्यादा डोमिनेट कर लिया और अब उसे फिनिश के लिए जाना चाहिए। और एग्जैक्टली सेम शॉन ब्रेडी ने किया, जिधर जैसे ही राउंड 4 स्टार्ट होता है वो और भी ज्यादा लियोन को प्रेशर करने लग पड़ता है। वो लियोन के ऊपर काफी अच्छे शॉट्स को लैंड करता है और एकदम से लियोन को फिर से टेक डाउन करने के बाद वो आउट ऑफ नोवेयर सिंगल आर्म गिलेटिन चोक को लॉक इन कर देता है और उसके कुछ सेकंड्स के बाद एक प्रॉपर गिलेटिन लगाने के बाद लियोन एडवर्ड्स को टैप आउट करना पड़ता है। तो बहुत ही डोमिनेटिंग वे से शॉन ब्रेडी लियोन एडवर्ड्स को सबमिट कर देता है और अब मुझे लगता है कि शॉन ब्रेडी बस एक स्टेप दूर है वेल्टरवेट टाइटल शॉट पाने के। वेरस लियोन एडवर्ड्स की बात करें तो वो ये लॉस लेने के बाद डीप वाटर्स में है, क्योंकि वो 2 बैक टू बैक फाइट्स को हार चुका है और अब सबको पता है कि लियोन एडवर्ड्स के लिए गेम प्लान क्या रहना चाहिए। कंटिन्यूअसली स्पैम करो टेक डाउन्स। मैं तो सरप्राइज हो रहा हूं कि कमारू उस्मान थर्ड फाइट में कैसे नहीं लियोन एडवर्ड्स को ग्राउंड में लेके जा पाया। और मूविंग ऑन टू द कोमेन, तो यहां पर कार्लोस अल्बर्ग यान ब्लोविच को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। बट ये फाइट टू बी ऑनेस्ट एक बहुत ज्यादा क्लोज फाइट थी और अगर यहां पर यान ब्लोविच को विन मिल जाती तब भी मैं इसको लेकर अगेंस्ट नहीं था, क्योंकि दोनों ने बहुत ज्यादा क्लोज और सिमिलर फाइट की है। अब यहां पर बेशक यान ब्लोविच पेस को पुट ऑन कर रहा था, कार्लोस अल्बर्ग के ऊपर पूरी फाइट में प्रेशर को डाल रहा था, बट ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि प्रेशर डालना या फिर किसी ओपोनेंट को कंट्रोल करना इन्हें पहली प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, यानी कि इनके कोई भी इनिशियली पॉइंट्स नहीं मिलते। अब देखने पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि बार बार कार्लोस अल्बर्ग बैक डाउन हो रहा है और यान ने तो उसके ऊपर प्रेशर को डाला हुआ है, बट क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा था कि यान ब्लोविच कुछ ज्यादा ही बड़ी स्ट्राइक्स को लैंड कर रहा है ये प्रेशर को डालने के बाद, इसीलिए ये जो प्रेशर है ये फैक्टर में रोल प्ले नहीं करता है। और अब अगर हम दोनों की बस स्ट्राइक्स को देखें तो ओवरऑल ये फाइट एक काफी बोरिंग फाइट गई थी। यहाँ पर बस दोनों फाइटर्स लेग किक्स और जैब्स को लैंड कर रहे थे। बहुत ही कम बार ऐसा हो रहा था कि हम दोनों में से किसी भी फाइटर को अपने बिग पंच को लैंड करता हुआ देख लें। और पूरे 3 राउंड से फाइट ऑलमोस्ट सेम जाती है, जहां पर अल्टीमेटली एंड में कार्लोस अल्बर्ग यूनानिमस वे से फाइट को विन कर जाता है। अब ये विन लेने के बाद कार्लोस अल्बर्ग बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुका है उस टाइटल शॉट को पाने के और अब ऑलमोस्ट गारंटी है कि एक और विन लेने के बाद वो टाइटल के लिए फाइट करेगा। वेरस यान ब्लोविच की बात करें तो 2 सालों के बाद कमबैक करना और 42 इयर्स की एज में ऐसे फाइट करना, मुझे तो लग रहा है कि यान ने काफी अच्छी फाइट की है। और क्योंकि ये फाइट एक क्लोज फाइट गई थी तो ऐसा नहीं है कि यान ब्लोविच अब काफी डाउन चले जाएगा, बल्कि अगर वो कंटिन्यू रखता है फाइट करना, वो इंजर्ड नहीं होता है और कपल ऑफ विन्स को ले लेता है, तो वो फिर से टाइटल के लिए फाइट कर सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो यहां पर मैं अब पूजा तोमर की फाइट को कवर कर लेता हूं, जहां पर शोना बेनेन एक इनसेन कमबैक करके पूजा तोमर को राउंड 2 में सबमिट कर देती है।
फाइट में एक चीज क्लियर थी कि जब भी पूजा तोमर अपने पंचेस को लेट गो कर रही थी, और जैसे मैंने अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में कहा था कि जब भी पूजा तोमर फॉरवर्ड प्रेशर करेगी तो उसे सक्सेस मिलने वाली है, एंड एग्जैक्टली ये हो भी रहा था। पूजा तोमर ने शॉना बेनन के हेड को बहुत बार स्नैप बैक किया है, उसके ऊपर ह्यूज पंचेस को लैंड किया है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही थी कि कुछ सेकंड्स के लिए फ्यूरी ऑफ पंचेस को दिखाने के बाद पूजा तोमर वंस अगेन बैक डाउन होने लग पड़ी, और यहाँ पर शॉना बेनन इजीली बार बार साइड किक्स को लैंड करते हुए पूजा तोमर को केज के साइड रखने लग पड़ी थी। और अब रही बात राउंड 2 की, तो यहां पर पूजा तोमर ऑलमोस्ट फाइट को विन कर गई थी, जिधर पूजा तोमर शॉना के ऊपर एक नेस्टी हेड किक को लैंड करती है, जिसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि शॉना बेनन कंप्लीटली आउट कोल्ड जैसा लग रहा था कि ग्राउंड में गिर रही है। बट फिर उसके बाद पूजा ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को लैंड करने के लिए जाती है, और यहीं पर वो शॉना के गार्ड में लैंड हो जाती है। शॉना बेनन वहां से उसके ऊपर आर्म बार को लगा देती है, बट फिर भी पूजा ऑलमोस्ट निकल गई थी उस आर्म बार से, और मुझे नहीं पता कि पूजा तोमर को क्या लगा कि वो आर्म बार से निकल चुकी है या फिर वो स्टिल इन है, क्योंकि वहां से पूजा तोमर को सेपरेशन का देखना था, बट वो इसका कंप्लीट ऑपोजिट करके शॉना बेनन के गार्ड के अंदर फिर से चले जाती है, और यहां से शॉना बेनन पूरे ही आर्म बार को लॉक इन कर देती है, जिसकी वजह से फिर विन इतनी ज्यादा क्लोज होने के बाद भी पूजा तोमर को फाइट को लूज करना पड़ता है बाय सबमिशन। अब एक चीज यहां पर मैंने देखी है जो बहुत ही ज्यादा लोग बोल रहे हैं, और वो बेसिकली किस्मत है, जहां पर अंशुल जुबली की फाइट में एक अर्ली स्टॉपेज होता है और यहां पर पूजा तोमर की फाइट में लेट स्टॉपेज होता है। आई डेफिनेटली गेट दिस, हम दोनों सीन में ऑपोजिट थे, और यहां पर अगर पूजा तोमर ने जैसे ही हेड किक को लैंड किया था, उसी हेड किक के बाद जैसे अंशुल जुबली की फाइट स्टॉप हुई थी, वैसे अगर ये फाइट स्टॉप हो जाती तो यहां पर तो जीरो प्रोटेस्ट होता, क्योंकि शॉना बेनन को अगर हम देखें तो वो तो अंशुल जुबली से भी ज्यादा बुरी ग्राउंड में गिरी थी। बट यहां पर मुझे ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हर एक फाइट में मैं यही बिलीव करता हूं कि जितना शॉना बेनन को टाइम दिया रिकवर होने का, वैसा ही बेसिकली हर एक फाइटर को देना चाहिए। और जो लोग बोल रहे थे कि अंशुल जुबली का स्टॉपेज एक फेयर डिसीजन था, तो मैं यहां पर ग्लैड हूं कि फाइनली सबको पता लग गया कि एक अर्ली स्टॉपेज क्या होता है, और बुरे तरीके से हर्ट होने के बाद भी फाइट को कंटिन्यू रखना, ये डिसीजन क्या होता है। ये वाला लॉस नॉट ओनली पूजा तोमर बट हम सबको बहुत ज्यादा हर्ट करने वाला है, क्योंकि ऐसे फाइट्स को हारना जहां पर विन इतनी ज्यादा क्लोज आ गई होती है, ये कभी भी ठीक बात नहीं रहती। और इस फाइट में भी हम यही देखते हैं कि पूजा तोमर ब्यूटीफुल हेड किक को लैंड करती है, और या तो फिर इसके बाद पूजा तोमर वॉकआउट कर जाती तो मे बी ये फाइट ओवर हो जाती, या फिर पूजा तोमर शॉना बेनन के गार्ड में नहीं बल्कि इफेक्टिव वे से ग्राउंड स्ट्राइक्स को लैंड करती। तो आई एम टेलिंग यू गाइस, दोनों सिनेरियो में मुझे लगता है कि पूजा तोमर को विन मिल जाती। तो काफी सैड बट इट इज वट इट इज। और यहां पर जैसे मैंने वीडियो में कहा था, शॉना बेनन को बहुत ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत है, क्योंकि इतना ज्यादा इंसेन कमबैक करना ये काफी कम फाइटर्स कर पाते हैं, और यहां पर शॉना ने जो कमबैक किया है वो बहुत ही इंसेन था। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन की थी, जहां पर केविन हॉलैंड फाइनली फाइट को विन कर जाता है और वो गनर नेल्सन को यूनानिमस वे से बीट कर देता है। केविन हॉलैंड के लिए ये फाइट एक मस्ट विन फाइट थी, और यहां पर अगर हम केविन हॉलैंड को देखें तो वो कंप्लीटली एक डिफरेंट एनिमल लग रहा था एज कंपेयर टू उसकी प्रीवियस फाइट्स, जिधर गनर नेल्सन के अगेंस्ट वो काफी फोकस लग रहा था। इवन जब वो ग्राउंड में गिरा है तो इजीली उसने अपनी बैक या फिर नेक को नहीं दिया, बल्कि ग्राउंड से भी गनर नेल्सन को बीट करने लग पड़ा, और ओवरऑल एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए बेसिकली केविन हॉलैंड ने अपनी जॉब को सेव कर लिया। पहले राउंड की बात करें तो यहां पर बेसिकली गनर नेल्सन फाइट को विन कर रहा होता है, बट लास्ट 10 सेकंड्स में केविन हॉलैंड 1-2 स्ट्रेट पंचेस को लैंड करके गनर नेल्सन को ग्राउंड में गिरा देता है। और यहां पर अगर थोड़े भी सेकंड ज्यादा होते तो मुझे लगता है कि गनर नेल्सन कंप्लीटली आउट कोल्ड हो जाता, क्योंकि केविन हॉलैंड जो उसके ऊपर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को लैंड कर रहा था वो क्लीन चिन पे लैंड हो रहे थे, और राउंड ओवर होने के बाद गनर नेल्सन बहुत ज्यादा रॉक था। सेकंड राउंड की बात करें तो यहां पर बेशक गनर नेल्सन को टेक डाउन मिल गया, और वो केविन हॉलैंड को ग्राउंड में होल्ड करता है, बट यहां पर जब इफेक्टिव स्ट्राइकिंग की बात आती है, डैमेज देने की बात आती है, तो बेशक केविन हॉलैंड बॉटम पोजीशन में था, बट वहीं से वो गनर नेल्सन के ऊपर ह्यूज एल्बोज और पंचेस को लैंड करने लग पड़ा, इसीलिए वो राउंड 2 को भी विन कर जाता है। जहां पर रही बात राउंड 3 की, तो यहां पर नेल्सन हेड ट्रायंगल से केविन हॉलैंड को सबमिट करने के बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था, बट केविन हॉलैंड यहां पर काम रहता है और एकदम से एनर्जी को बर्स्ट करके वो स्क्रैम्बल करके इस चोक से बाहर निकल जाता है। तो ओवरऑल केविन हॉलैंड के लिए गुड फाइट थी। अब उसने बोला है कि वो इस साल 5 फाइट्स करना चाहता है, तो लेट्स सी अगर मिडिल वेट डिवीजन में होती है तो फिर तो केविन हॉलैंड के अकॉर्डिंग वो अगले ही हफ्ते रेडी हो जाएगा फाइट करने के लिए। बट पर्सनली मुझे लगता है कि मिडिल वेट डिवीजन का साइज उसके लिए काफी बड़ा हो जाता है, और इसीलिए उसे कम फाइट्स करनी चाहिए, बट वेल्टरवेट डिवीजन में ही करनी चाहिए। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो यहां पर एलेक्सिया थाइनारा मॉली मैकैन को राउंड 1 में सबमिट कर देती है, और ये लॉस लेने के बाद मॉली मैकैन ने अनाउंस कर दिया है कि वो स्पोर्ट से रिटायर हो रही है।
ज्यादा कुछ इस फाइट में नहीं हुआ है क्योंकि मॉली मकैन के पास 0 टेक डाउन डिफेंस है, तो इसीलिए थाई नारा उसे ग्राउंड में लेके जाती है और वहां पर उसके ऊपर रियर नेकेड चोक को लॉक इन कर देती है, जो पार्शियली लॉक इन हुआ था और इसीलिए मॉली मकैन सरवाइव कर पा रही थी। बट फिर उसके बाद जैसे ही पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है तो यहां से एलेक्सिया थाई नारा इसी चोक को कंप्लीटली लॉक इन कर देती है और मॉली मकैन को सबमिट करना पड़ता है। तो एलेक्सिया थाई नारा की गुड डेब्यू फाइट, और क्योंकि मॉली मकैन रिटायर हो चुकी है तो हम ऑडियंस में देख सकते थे कि उसका काफी क्लोज फ्रेंड यानी कि पैडी पिम्बलेट भी इस अनाउंसमेंट को सुनकर रोने लग पड़ा था। सो दैट्स इट गाइस, ये था पूरा रिकैप। इस फाइट नाइट लंदन के कार्ड को लेकर तुम्हारी क्या ओपिनियंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।